बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 511 इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 8 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 8 का नाम है द प्रेजेंट फ्रेमवर्क ऑफ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी पार्ट 2। इन द स्टार्टेड आपको रेड कलर की लाइन में बताया गया है कि हम इस लेक्चर का आगाज़ जो है ना वो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के तीसरे पोस्टल्यूट को डिटेल में समझने से करते हैं। ओके, अगर थर्ड पोस्टुलेट की बात करें तो इन्वायरमेंट का असर सीधा नहीं बल्कि गैर मुस्तकीम होता है। मतलब इन्वायरमेंट लोगों के ना इमोशनल स्टेट को ना बदलता है, जो फिर इनके ज़हरी बिहेवियर मतलब के ओवर्ट बिहेवियर को कंट्रोल करता है। बैरन और बेल की रिसर्च का कहना है कि इमोशनल स्टेट ना एक मेडिएटर होती है जो फिजिकल एनवायरनमेंट और एग्रेसिव बिहेवियर के बीच का लिंक बनाती है। और ये जो रिसर्च स्टडी थी बैरन और बेल की 1976 में, इन्होंने अपनी रिसर्च स्टडी में बताया था कि इमोशनल स्टेट जो है वो एक मेडिएटर होती है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ रिसर्च हैं और ये रिसर्च ये भी दिखाती है कि अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस अफेक्टिव स्टेट और लोगों की इंटरपर्सनल बिहेवियर को ना कैसे जो बदलता है। नंबर 1 पे जो रिसर्च है वो टेम्परेचर को लेकर हुई थी 1970 में, ग्रिफ्टिथ एंड विर्च ने की थी। और नंबर 2 पे है क्राउडिंग को लेकर, जो इन्वायरमेंटल मतलब कि इन्वायरमेंट में जो क्राउडिंग वाले जो होते हैं एरियाज, ये जो थी रिसर्च 1973 में बॉम विलियंस ने की थी। और इसके अलावा गिफ्ट एंड विच ने 1971 में की थी। और नॉइस को लेकर 1972 में बेल ने बुल ने, और 1969 में ग्रीन एंड और नोइल ने और मैथ्यूस और कैनन ने 1975 में की थी। एयर पॉपुलेशंस को लेकर जो थी रिसर्च स्टडी वो 1976 में, और बैरी एंड फेरी एंड सोलरी और रोटन ने ये की थी, ये रिसर्च स्टडी एयर पॉपुलेशंस को लेकर। रेडियो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट को लेकर जो थी वो रिसर्च स्टडी हुई थी, वो विच एंड डेवोट और बॉस्को ने की थी, विच एंड ग्रिफिथ ने 1976 में की थी। अच्छा, ये जो रिसर्च स्टडीज़ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन से अफेक्टिव स्टेट और लोगों की इंटरपर्सनल बिहेवियर्स को लेकर कौन सी रिसर्च स्टडीज़ हुई थी। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर्स को लेकर आप बताएं कि किसने की थी। तो ग्रिफ्ट ने 1970 में और ग्रिफ्ट एंड विच ने 1971 में ये स्टडीज़ की थी। अच्छा, डेली लाइफ को लेकर भी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि किस तरह से जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो हमारे इफेक्टिव होता है, लोगों के इंटरपर्सनल बिहेवियर को बदलता है किस तरह से। नंबर 1 पे जो एग्जांपल कुछ इस तरह से दी गई है कि मिसाल के तौर पर अगर आपका फ़ोन की रिंग की आवाज़ जो है वो अगर आप फ़ोन की रिंग्स की आवाज़ से परेशान हो जाते हैं तो हो सकता है कि आप फ़ोन गुस्से में उठाएं ना, या उठाएं ही ना। फ़ोन फ़ोन जो है वो गुस्से में उठाएं या ना उठाएं। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप डिस्ट्रैक्शंस आपको अच्छी लगती है तो शायद आप फ़ोन पोलाइटली उठा लें। लेकिन क्या हो कि अगर आपको किसी परफ्यूम की खुशबू पसंद है तो हो सकता है कि आप फ्रेंडली बात करें। या फिर ऐसा हो कि लेकिन अगर बदबू जैसे कि सिगरेट या बॉडी की जो बदबू है वो अच्छी ना लगे आपको, तो आपका मूड ख़राब हो सकता है और आपका बिहेवियर भी उतना पॉजिटिव नहीं होगा। ये सब एग्जांपल्स ना इस बात को समझाती है कि इन्वायरमेंट का असर हमारे इमोशंस पर होता है, और फिर ये इमोशन हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, ये इमोशंस वगैरह। फोर्थ पोस्टुलेट की बात करें तो फोर्थ नंबर पे जो पोस्टुलेट है, इसमें बताया गया है कि इन्वायरमेंट से ना मुतासिर जो जज्बात को तीन मुख्तलिफ डायमेंशंस के ज़रिए ना बेहतरीन तरीके से समझा जा सकते हैं। अब कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, और प्लेयर्स एंड डिसप्लेयर्स है, डिग्री ऑफ अराउजल है, डोमिनेंस एंड सबमिसिवनेस है। अच्छा, ये जो डायमेंशंस है ना रसल और मेहरबेन की रिसर्च के मुताबिक है, इन्होंने तीन डायमेंशंस को समझाने में ना मदद जो थी वो दी थी, जो कि ना सारे जज्बात को ना समझाने के लिए ना ज़रूरी और काफ़ी है इंसान के लिए। ओके, प्लेयर्स और डिसप्लेयर्स की बात करें तो मिसाल के तौर पर इसमें बताया गया है इन द स्टार्टेड कि मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई बहुत सैड इवन यादगार लम्हा याद करते हैं तो आपको उस वक़्त ये या तो खुशी महसूस होगी या गम। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लम्हा कैसा था।
जैसे कि अगर आपने लॉटरी जीती थी तो आपको खुशी होगी, और अगर आपका मोबाइल फ़ोन खो गया है तो आपको गम महसूस होगा। अल्लाह माफ़ करे, दिल ਨੂੰ हार्ट अटैक हो ਜਾਂਦਾ है। जे लॉटरी जीती होए तो मैं तो फिर साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी दे वीडियो ना अपलोड करा। अच्छा, डिग्री ऑफ अराउजल की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जब आप वो इवेंट याद करते हैं जिसमें आपने लॉटरी जीती है, तो आपको वो ही ना फिज़िकल सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं जो उस वक़्त एक्सपीरियंस किए थे। जैसे कि आपको एड्रेनलाइन का रश महसूस हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और आंखों की प्यूपल साइज भी बढ़ सकती है। पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आंखों की प्यूपल साइज का बढ़ना या ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये कौन सी डायमेंशंस में आता है, डिग्री ऑफ अराउजल में आता है। इसके अलावा डोमिनेंस सबमिसिवनेस की बात करें तो इसमें इन द स्टार्टेड आपको बताया गया है कि सोचिए कि आप एक स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम में ना टॉप कर चुके हैं, और 6 महीने बाद आप इस इवेंट को याद करते हैं। इस वक्त आपको ना अचानक लगता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को दूसरी सिचुएशंस पर जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि उस वक़्त अपने एनवायरनमेंट पर ना कितना ज़्यादा कंट्रोल और पावर एक्सरसाइज की थी। जब आप इस कंट्रोल को हाई अराउजल के साथ कनेक्ट करते हैं ना, और पूरे एक्सपीरियंस को एक प्लीजेंट एनवायरनमेंट के साथ लिंक करते हैं, तो आप एक्साइटेड फील करते हैं जैसे कि आप अपने एनवायरनमेंट को डोमिनेट जो वो किया हो। अब आप अब सोचिए कि इसका ऑपोजिट है, मतलब कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि फेल हो चुके हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सभी स्टूडेंट को पास करे, तो आप सोचेंगे कि जो कुछ भी हुआ वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स की वजह से हुआ। आपको लगेगा कि आपने ना इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं किया था, और एंड में अपने आप को ना इन्वायरमेंट के हाथ में ना सबमिसिव मतलब कि फील करते हैं। अच्छा, डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि जब आपने कुछ ऐसा अख्तियार जो है वो हासिल कर लिया, मतलब कि अगर आप कामयाब हो गए हैं तो आप समझेंगे कि एनवायरनमेंट पे मेरा कंट्रोल है। सबमिसिवनेस में ये होता है कि अगर आप नाकाम हो जाते हैं ना, तो आप एक्सटर्नल चीज़ों पे जो है वो रिलाई करते हैं कि इसकी वजह से नाकाम हुआ, तो ये सबमिसिवनेस पे आता है। तो पेपर पार्ट बेस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टडी रिजल्ट्स की बात करें तो कुछ स्टडी रिजल्ट्स के हवाले से इसमें ना इस पैराग्राफ में बताया गया है। रिसर्च की रिजल्ट्स ये दिखाती है कि वर्बल रिपोर्ट स्टडीज़ में ना जो ज़्यादा डायमेंशंस मिलती है ना, वो इन 3 डायमेंशंस मतलब कि प्लेयर, अरोजल और डोमिनेंस के थ्रू एक्सप्लेन की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि इमोशंस के सेल्फ रिपोर्ट जो अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे कि जॉय और हैप्पीनेस, अक्सर एक ही अंडरलाइंग कॉन्फ़िगरेशंस को ना दिखाते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट में डिफरेंट होती है। मज़ीद इसमें बताया गया है कि ग्लोबल इमोशनल स्टेट के दरमियाना डिफरेंसेस को बेस्ट तरीके से ना समझने के लिए इन इन 3 डायमेंशंस को ना कॉन्फ़िगरेशंस के डिफरेंसेस को देखना ज़रूरी है। अब तक के अवेलेबल एविडेंस के मुताबिक इंडिविजुअल्स के इमोशनल मतलब कि अफेक्टिव स्टेट को इन्हीं 3 डायमेंशंस मतलब के प्लेयर्स, अरोजल्स, डोमिनेंस की मदद से ना अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ओके, सबमिसिवनेस और डोमिनेंस पेपर पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिनेरियो देखकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये सबमिसिवनेस में आता है या डोमिनेंस में आता है। सबमिसिवनेस का आसान मतलब यही है कि अपने आप को सुपुर्द कर देना, जो कुछ मूवमेंट हो गया उसके हवाले कर देना, कि और ये कहना कि ये इस मूवमेंट इन्वायरमेंट की वजह से हुआ है, जबकि मैं ऐसा नहीं था। जबकि डोमिनेंस में ये होता है कि ये मेरी वजह से हुआ है, इन्वायरमेंट में इसका कोई रोल नहीं है, लोगों का कोई रोल नहीं है। ओके, फिफ्थ पोस्टुलेट की बात करें तो इन्वायरमेंट से ना मुतासिर इंसान का बिहेवियर ना उनके जज्बात की डायमेंशंस के एक्सटेंट और कॉन्फ़िगरेशंस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब तक जो स्टडीज़ हुई है ना, इनमें ना अक्सर इंसान के जज्बात को ना अन यूनी उनी डायमेंशनल तरीके से ना समझा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इमोशंस को ना सिर्फ एक डायमेंशंस में देखा गया है, जैसे कि खुशी, गम, मतलब कि प्लेयर्स, डिसप्लेयर्स। कभी कभी ना डोमिनेंस और सबमिसिवनेस की डायमेंशंस को भी यूज़ किया गया है, जैसे कि कंट्रोल, कंस्ट्रेंट और रिएक्टनेस की स्टडीज़ में। लेकिन रिसर्च ने अक्सर इन डायमेंशंस के बीच के रिलेशनशिप से म्यूचुअल रिश्ते को ना नहीं देखा। जो न्यू फ्रेमवर्क है और
वो इमोशंस को मल्टीपल डायमेंशंस के अप्रोच से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं रिसर्चर्स। इस अप्रोच के मकसद ये है कि हम ना इमोशनल स्टेट और ओवर्ट बिहेवियर के बीच का ना रिश्ते को ना बेहतर समझ सकें। ओके, पहले पैराग्राफ में तो यही बताया गया था, ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। दूसरे पैराग्राफ में बहुत कुछ बताया गया है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड बिहेवियर कैसा बदलता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर कैसा बदलता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। एक्सपेक्टेड बिहेवियर कैसा बदलता है, तो इस हवाले से अगर बात करें तो अगर इन्वायरमेंट में ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को ना डिसप्लेयर मतलब कि गम और हाई अरोजल फील करवाती है, तो इंसान का बिहेवियर ना डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर इंसान को सबमिसिवनेस महसूस होती है ना, तो वो एंग्जाइटी बेचैनी मतलब कि फील कर सकता है। इसका इसके बरक्स अगर इंसान को ना डिस्प्लेयर्स के साथ हाई अरोजल और डोमिनेंस मतलब कि हुकूमत वाली जो फीलिंग्स महसूस होती है ना, तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। इस केस में ना इंसान का बिहेवियर एंगर मतलब कि गुस्से की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, अग्रेसिव और एक्साइटमेंट्स को लेकर भी कुछ बताया गया, तो पढ़ लेते हैं। मतलब कि इस वाली लाइन में ना बहुत कुछ बताया गया है। अग्रेसिव और एक्साइटमेंट का ना कंपैरिजन भी होता है, मतलब कि अग्रेसिव और एक्साइटमेंट ना दोनों में ना फिजियोलॉजिकल अरोसल मतलब कि जिस्म के रिएक्शन से सेम होते हैं अग्रेसिव और एक्साइटमेंट में, लेकिन इनका एक्सपीरियंस अलग होता है। एग्रेसिव या अग्रेशंस का गुस्सा अग्रेशंस के को गुस्से के साथ ना कैटेगराइज किया जाता है, जबकि ना एक्साइटमेंट को ना एक पॉजिटिव एनर्जी के तौर पर देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका बॉडी का रिस्पॉन्स और इमोशन का रिस्पॉन्स अलग होता है, और आपका बिहेवियर भी ना उसी तरह से ना डिफरेंट होता है। सिक्स्थ पोस्टुलेट की बात करें तो सिक्स्थ पोस्टुलेट में बताया गया है बिहेवियर गोल ओरिएंटेड होते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिक्स्थ पोस्टुलेट के हवाले से कि बिहेवियर गोल जो है वो ओरिएंटेड होते हैं। ये काफ़ी सिंपल है, यानी बिहेवियर काफ़ी हद तक ना गोल्स के लिए होते हैं। जब इंसान किसी इन्वायरमेंट या किस इन्वायरमेंट में होता है ना, तो इसका बिहेवियर ना ये होता है कि वो अपने प्लेयर्स मतलब कि खुशी अरोजल मतलब कि जो जोश है या डोमिनेंस मतलब कि हुकूमत को बनाने के लिए ना करने की कोशिश करता है। ये सब इसलिए होता है कि ताकि ना वो अपने इन्वायरमेंट को ना इन्वायरमेंट के इन्फ्लूस को ना एक स्टेडी स्टेट पे ला सके। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है स्टेडी स्टेट वर्ल्ड। ओके ओके। अच्छा, यानी कि मतलब क्या है इस ओवरऑल इसका ये समझना ज़रूरी है, मतलब ये समझना ज़रूरी है कि इंसान अपने इन्वायरमेंट के स्टिमुली मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ जो उसको खुशी या गम दे सकती है ना, को बस रिएक्ट करने के लिए ना नहीं हो, बल्कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को बदलने की कोशिश करता है। इंसान का मकसद ये होता है कि अपने इन्वायरमेंट को अपने मेंटल स्टेट के मुताबिक रख सके। इसलिए इंसान अपनी एवोल्यूशन से मतलब कि किसी चीज़ को कैसे देखना, सेटिंग्स मतलब कि माहौल या फिर पूरी पूरी सेटिंग्स को बदल कर अपने इमोशनल स्टेट को ना कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है इंसान। इसके अलावा इसमें मिसाल दी गई है। मिसाल कुछ इस तरह से दी गई है कि मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट्स को किसी डिफ़िकल्ट असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, तो वो ना उस असाइनमेंट को ना एंटरटेनमेंट्स की तरह देखने की कोशिश करेगा। तो स्टूडेंट क्या है कि असाइनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह देखने की कोशिश करेगा, ताकि उसका मेंटल लेवल मतलब कि स्टूडेंट का मेंटल स्टेट जो है ना अच्छा हो और उसको काम बोरिंग ना लगे। इसलिए जब आप लेक्चर साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की वॉच करे हो ना, तो इंटरटेनमेंट की तरह आप वॉच आउट किया करें, ताकि आपको बोरिंग ना फील हो और आपको अच्छा लगे लेक्चर। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इस वाले पैराग्राफ में जो है वो कुछ इस तरह से बताया गया है कि डिस्प्लेयर्स और अरोजल का जो रोल है वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। इन द स्टार्टेड कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि जब इन्वायरमेंट में कोई चीज़ हो जो डिस्प्लेयर्स क्रिएट करती है ना, वो और वो चीज़ इंसान के प्रेफर्ड वैल्यू से ना ज़्यादा हो जाती है, तो इंसान डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। इसका मतलब है कि इस
इंसान का इमोशनल स्टेट चेंज हो सकता है, जैसे किसी अरोजल या डोमिनेंस भी इन्फ्लुएंस हो सकती है इंसान की। अगर डिस्प्लेयर ज़्यादा हो तो क्या होगा, आप स्टूडेंट से क्वेश्चन है। अगर इंसान का डिस्प्लेयर ज़्यादा होता है ना, तो फिर इंसान को ना बहुत ज़्यादा डिस्प्लेयर्स, हाई अरोजल्स और हाई डोमिनेंस महसूस हो सकती है। तो अग्रेसिव बिहेवियर जो है ना वो भी हो सकता है। का ये बिहेवियर जो है इंसान का ये बिहेवियर इन्वायरमेंट से उस गुस्से को निकालने के लिए हो सकता है। अगर इंसान को अपने आसपास के इन्वायरमेंट्स अनकम्फर्ट लगे ना, तो वो उसको दूर करने की कोशिश भी करता है इंसान। इसके अलावा अगर सब मिसविनस हो, अगर ज़्यादा हो जाए सब मिसविनस, तो क्या होता है। तो अगर दिस प्लेयर्स फील नहीं होता, और अगर अरोजल कम होता है, या अगर इंसान सब मिसविनस फील करता है, तो उसका बिहेवियर सब मिसविनस हो सकता है। इसका मतलब है कि वो अपने आप को एक ऐसी सेटिंग्स मतलब के माहौल में डालेगा जो उसको ना डिज़ायर्ड इमोशनल स्टेट को सूट करे उस इंसान की। जैसे कि अगर वो अपने आप को क्लेम मतलब के सुकून और रिलैक्स्ड फील कराना चाहता है या करना चाहता है, तो वो अपनी सेटिंग्स मतलब के माहौल को बदल सकता है इंसान। इस तरह से इंसान अपने इमोशनल स्टेट को ना कंट्रोल करने के लिए अपने इन्वायरमेंट में ना चेंजेस लाने की कोशिश करता है, ताकि वो अपने आप को स्टेबल और कंफर्टेबल फील कर सके। ओके, इसमें ओवरऑल यही बताया गया था दूसरे पैराग्राफ में। अब आते हैं हम सेवन पोस्टुलेट की तरफ। तो इसमें इन द स्टार्टेड आपको बताया गया है कि जब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब के मकसद की तरफ जाने वाली जो हरकत की तरफ होते हैं ना, इन्फेक्टेड हो जाते हैं ना, या जब अपनी मेंटल स्टेट को स्टेबल रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इन्वायरमेंट को ना पैथोलॉजिकल मतलब कि बीमार माना जाता है, और वो इंसान की फंक्शंस को ना डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें मज़ीद यहाँ से कुछ इस तरह से स्टार्ट किया गया है कि ये पोस्टुलेट ना मतलब कि सेवन पोस्टुलेट ये कह रही है कि अगर इंसान का बिहेवियर अपने गोल्स को अच्छे करने में असर डाल रहे हैं, या अगर अपनी इमोशन स्टेट को बराबर बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लमेटिक हो गया है। ओके, तो अब मज़ीद इसमें ना आपको सबसे पहले मतलब क्या है इसका, इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट कैसा होता है ये बताया गया है। इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट के हवाले से कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है। हमें ये जानने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए, या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इंसान किसी इन्वायरमेंट में काफ़ी देर तक रहता है, जहाँ पे स्टिमुलेशंस या लोगों का बिहेवियर्स बहुत इंटेंस या कम्प्लेक्स या इनअप्रोप्रिएट हो, तो उसका इंसान पर ना लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है या पड़ सकता है। ये इन्वायरमेंट इंसान के लिए ना हार्मफुल मतलब कि नुकसानदेह हो सकता है, और उसे ना इंसान को इन्वायरमेंट के लेवल इंसान के लिए ना ज़्यादा चैलेंजिंग्स भी हो सकती है उस इन्वायरमेंटल के हवाले से। अडेप्टेशंस लेवल थ्योरी के हवाले से भी इसमें बताया गया है। तो इसमें कुछ इस तरह से आपको बताया गया है कि अडेप्टेशन लेवल थ्योरी कहती है कि इंसान का एक अपना अडेप्टेशन लेवल होता है, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से ना शिफ्ट हो जाता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी अगर इंसान एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहता है, तो वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। ये एडजस्टमेंट या अडेप्टेशंस होता है ये जो होती है ना एडजस्टमेंट या अडेप्टेशंस होती है। अडेप्टेशन लेवल थ्योरी में ये एडजस्टमेंट या अडेप्टेशन से क्या मनाता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट इतना एक्सट्रीम हो कि इंसान को एडजस्ट करते हुए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, तो ये इंसान के लिए ना डिटर्मिनल मतलब कि नुकसानदेह हो सकती है। इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशंस का इफेक्ट के हवाले से भी बताया गया इसमें। अच्छा, मतलब कि नंबर वन पे अगर बात करें इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशंस के इफेक्ट के हवाले से, तो अगर इन्वायरमेंट का स्टिमुलेशंस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हो, और इंसान को एडजस्ट करना मुश्किल हो, तो इंसान के लिए ना वो इन्वायरमेंट से पैथोलॉजिकल मतलब कि बीमार वाला लगता है इन्वायरमेंट इंसान के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि ना इंसान को ना अपनी बिहेवियर को एडजस्ट करने में ना मुश्किल होती है, और वो अपने इमोशन स्टेट को ना मेंटेन करने में सक्सेसफुल मतलब कि कामयाब नहीं हो पाता। मिसाल के तौर पर नॉइज़ एक्सप्लोयर्स को देख लें।
जब नॉइज़ एक्सपोजर होता है, इंसान का इंट्रैक्शंस होता है नॉइज़ के साथ, अगर इंसान को ज़्यादा नॉइज़ जो है वो मिलती है, एक्सपोजर मिलता है नॉइज़ के साथ, मिसाल के तौर पर आवाज़ वाले एरियाज में रहना, तो ये इंसान के लिए ना हार्मफुल हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इंसान के बिहेवियर्स और हेल्थ को ना इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे जैसे ग्लास और सिंगर ने ना 1972 में ना अपनी स्टडी में ये देखा था कि प्रोलॉन्ग नॉइस एक्सपोजर का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है जो इंसान के इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को ना अफेक्ट करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी के हवाले से भी बताया गया है इसमें। तो कोहेन ने ना 1962 में अपनी स्टडी में नॉर्वे रेट्स के ऊपर ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी का लॉन्ग टर्म इफेक्ट स्टडी किया था। इन्होंने देखा कि जब रैट पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इनका बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है और इनका सोशल इंटरेक्शंस भी ना अफेक्ट होता है। सर्वाइवल कोर्सेज के हवाले से भी बताया गया है, तो मैंने हाईलाइट किया वेयर सर्वाइवल बिकम डिफ़िकल्ट, मतलब कि एक और मिसाल सर्वाइवल कोर्सेज की है, जैसे कि डिज़र्ट या विंटर सर्वाइवल कोर्स। शुरू में लोग एक्साइटेड होते हैं, लेकिन टाइम के साथ एक्साइटमेंट का जो लेवल गिर जाता है और सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये एग्जांपल भी ना दिखाती है सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल के हवाले से, कि ये एग्जांपल दिखाती है कि जब इन्वायरमेंट बहुत एक्सट्रीम हो, मतलब कि बहुत ही ना रहने के काबिल हो, तो इंसान को ना अपने इमोशनल और फिज़िकल स्टेट को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये अब मॉड्यूल को लेकर ना इसमें बताया गया कि हम किस तरह से 7 पोस्टुलेट को एक फ्रेमवर्क के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं इस मतलब कि टेबल की फॉर्म में। तो शुरू में आपको बताया गया है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या आता है? नॉइस, पॉपुलेशंस, वेदर, क्रोविंग, माउंटेन्स, डिजर्ट्स, आर्किटेक्चर्स। इन्वायरमेंट में यही बेसिक्स आते हैं। लेकिन मॉडरेटर्स क्या होता है? मतलब कि इन्वायरमेंट से किस तरह से सारी चीज़ों को बदलते हैं। सबसे पहले सोशल सिचुएशंस, मतलब कि सोशल सिचुएशंस बदलेगा किस तरह से? मुश्किलात लोगों के दरमियान जो होते हैं ताल्लुक़ को बदलेगा। क्लासरूम का जो हालात होते हैं उसको भी देकर एग्जांपल दी गई थी। उसके बाद थी पर्सनल वेरिएबल्स को है उसको भी बदल सकते हैं इन्वायरमेंट, मतलब कि पर्सनल वेरिएबल्स को लेकर अडेप्टेशन लेवल है। मरी का रहने वाला शख्स जो है वो 35 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अलग महसूस करेगा बनस्बत जैकबाद का जो रहने वाला शख्स के लिए। वो जैसे कि हमने लेसन नंबर पिछला जो था लेसन नंबर 7 में डिस्कस किया था कि दो मुख्तलिफ दर्जा हरारत में रहने वाले शख्स को इन्वायरमेंट किस तरह से इम्पेक्ट करता है। इसके अलावा जो है वो अगर बात करें मज़ीद इसकी क्या कोगनिशंस की, तो कोगनिशंस के हवाले से एक्सपेक्टेशंस जो है इन्वायरमेंट बदल देता है। मतलब कि एक्सपेक्टेशंस में सबसे पहले कोगनिशंस में एक्सपेक्टेशंस है, फिर माहौलियाती असरात हैं, मतलब कि इमोशनल्स वगैरह, फिर गोल्स हैं, मूड्स हैं, सेंटिमेंट्स आ जाते हैं, शख्सियात का जो है इजहार है, मतलब कि पर्सनल एक्सप्रेशंस जो है वो आ जाता है। फिर स्टडी स्टेट की बात करें तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये मॉड्यूल, ये पूरा जो टेबल है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट किस तरह से मॉडरेट करता है, किसको मॉडरेट करता है? सोशल सिचुएशंस को मॉडरेट करता है, पर्सनल वेरिएबल्स को मॉडरेट करता है। इन्वायरमेंट मॉडरेट से होते हैं। कोगनिशंस को किस तरह से जो है वो तब्दील करता है, एक्सपेक्टेशंस को तब्दील करता है, अटैचिंग इमोशनल मीनिंग्स को तब्दील करता है, गोल्स, मूड्स, सेंटिमेंट्स को, पर्सनल एक्सप्रेशंस को जो है वो तब्दील करता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट किस तरह से स्टेडी स्टेट लाता है, तो इन इन दोनों प्रोसेस से होते हैं, मतलब कि मॉडरेटर्स और कोगनिशन से होते हैं, स्टेडी स्टेट को बदलता है या स्टेडी स्टेट तक पहुंचता है। अब स्टेडी स्टेट में क्या होता है? माहौल के इंसान पर क्या असर होता है? क्या ये इंसान को मुतवाज़न बनाता है, मतलब कि स्टेडी स्टेट हासिल करने में मदद कर रहा है या उनके रवैये में रुकावट पैदा कर रहा है ओवरऑल। अच्छा, इसके बाद फिर आपको ना ये एक मतलब कि एक हिस्टोग्राम की सूरत में या एक ग्राफ की सूरत में आपको समझाने की कोशिश किया है कि सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या करेगा? मॉडरेटर्स इंडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर पे करेगा।
फिर हमारे उससे क्या होगा कि कोग्निशन बदलेगी। कोग्निशन से क्या होगा कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स होंगे, और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट करेंगे। फिर हमारी परसेप्शन चेंज हो जाएगी, परसेप्शन से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो ओवरऑल खुलकर सामने आ जाएगा इन्वायरमेंट की वजह से। और ये जो लेक्चर था बहुत मज़े का था, और यकीन मानो कि अगर आप दोबारा से सुन लोगे ना तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा ओवरऑल। अब इस लेक्चर के ओवरव्यू की तरफ आता हूँ, और मैं ओवरव्यू में बताऊंगा कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। ओवरव्यू में सारा कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से पावर्ड बाय मतलब कि चैनल जो है वो लॉन्च किया गया है, तो उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। और अच्छा, इन द स्टार्टेड अगर बात करें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है कि मेडिटेटिंग थिंक किन के दरमियान होती है, फिजिकल और एग्रेसिव बिहेवियर्स के दरमियान होती है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव स्टेट और इंटरपर्सनल बिहेवियर्स में क्या होता है, तो ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इफेक्टिव और स्टेट और इंटरपर्सनल बिहेवियर जो होती हैं वो थर्ड पोस्टुलेट के मुताबिक जो है वो बदल इन्फ्लुएंस होते हैं, मुतासर होते हैं हर एक शख्स के। इसके अलावा इसमें अनयूजुअल परफ्यूम्स वगैरह अगर सुन लेता है तो तब क्या होता है, तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ना ये आपसे पूछे जा सकती है एग्जांपल लेकर के ये किस पोस्टुलेट से जो है वो बिलोंग रखती है, तो ये थर्ड पोस्टुलेट से बिलोंग रखती है। इसके अलावा जो है ट्रस्ट कंडीशंस एंड टेम्परेचर्स को लेकर, या फिर डिफरेंस जो फिजिकल एनवायरनमेंट और एग्रेसिव बिहेवियर्स को लेकर जो रिसर्चेज हुई थी, ये सारी मैंने हाईलाइट तो नहीं की है, लेकिन ये कि फिर पूरा हाईलाइट करना पड़ना था पैराग्राफ, लेकिन आपसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर। फोर्थ पोस्टुलेट की बात करें तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि ये एवेकर्ट इमोशंस जो होते हैं इसमें डिस्कस किए जाते हैं, मतलब कि इसमें इसको ना तीन तरह की डायमेंशंस में जो है वो जिक्र किया गया है कि किस तरह से ये तीन तरह की डायमेंशंस इंसान के बिहेवियर्स को बदल सकती हैं, या बिहेवियर पे इम्पेक्ट करती हैं इमोशनली तौर पर। तो ज़ाहिर से पता प्लेयर्स और डिसप्लेयर्स किस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट बदल सकते हैं इंसान के बिहेवियर्स को, और डिग्री फॉर अराउजल्स और डोमिनेंस एंड सबमिनेंस में इंसान भी का बिहेवियर क्या होता है ओवरऑल। तो इनकी एग्जांपल्स देकर आपसे लाजमी तौर पर पूछा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि डोमिनेंस एंड सबमिनेंस जो है वो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, प्लेयर्स एंड डिसप्लेयर्स में बहुत ही आसान है, डिग्री फॉर अराउजल भी बहुत आसान है। ओके, अब आते हैं सेल्फ रिपोर्ट ऑफ इमोशंस क्या होते हैं, ग्लोबल इमोशनल स्टेट क्या है, और वर्बल रिपोर्टेड स्टडीज़ क्या कहती हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट की बात करें तो फिफ्थ पोस्टुलेट में जाहिर सी बात है कि इमोशनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल्स से क्या मराद है, यूनी डायमेंशनल मैनर्स से क्या मराद है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और प्लेयर्स डिसप्लेयर्स जाहिर सी बात है कि ये भी डायमेंशन है, और हमने पढ़ा है इसके बारे में डिटेल से, तो पूछा जा सकता है मल्टी डायमेंशंस अप्रोच किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में, या एमसीक्यूज के हवाले से। करंट फ्रेमवर्क अटेम्प्ट्स जो है वह क्या इस्तेमाल कर रही है, मल्टीपल डायमेंशंस अप्रोच इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा हाई अरोजल्स में क्या होता है, सब मिसमिनस के साथ, और लो अरोजल्स में क्या होता है, इसी तरह जो है हाई एग्रेशंस में क्या होता है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर। अगर बात करें अंडरलाइंग असम्पशंस को लेकर जो स्टडी स्टेट इन्वायरमेंट्स में होती है, जो कि सिक्स पोस्टुलेट के साथ ताल्लुक़ रखती है, अडेप्टेशंस लेवल बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ओके, हाई अरोजल्स और डोमिनेंस, हाई डोमिनेंस में क्या जो है वो इंटेलेक्चुअल से है, और एग्रेसिव बिहेवियर किस तरह से होता है, ये घुमा फिरा के आपसे ना पूछा जा सकता है। आगे बात करें सेवन्थ पोस्टुलेट की, तो इंडिविजुअल से एडेप्टेशन लेवल्स में किस तरह से हमारा जो है वो बिहेवियर्स रिएक्ट करता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं, और सर्वाइवल इफेक्ट क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके,
और ज़ाहिर सी बात है कि इसको तो मैंने डिटेल से इस टेबल को मैंने डिटेल से बताया है आप स्टूडेंट्स को, तो लिहाजा इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा इस टेबल को लेकर कि इन्वायरमेंट किस तरह से मॉडरेटर्स करता है, कोगनिशंस किस तरह से होती है, स्टेडी स्टेट किस तरह से होती है। जिसने इस टेबल को समझ लिया लिहाजा उसके लिए ना पूरा लेसन जो है वो भी इजीली समझ में आ जाएगा, और जिसने इस ग्राफ को समझ लिया इसके लिए लेक्चर जो है ना वो पूरा याद रखना आसान होगा। ओवरऑल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।